हेलो क्लास 11। आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी हॉर्नबिल बुक का आखिरी लेसन सिल्क रोड। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। ये जो चैप्टर है ये हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग स्ट्रांग एंड बिलीविंग इन वनसेल्फ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है अपनी हिम्मत बनाए रखना, हौसला रखना एंड अपने पे विश्वास रखना जब हम किसी ऐसे टास्क को करने निकले हो जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल। ये जो स्टोरी है इट इज अबाउट एन ऑथर जो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स, रुकावटें फेस करता है अपनी जर्नी में टू माउंट कैलाश। तो ऑथर यानी निक मिडल्टन ने डिसाइड किया कि वो माउंट कैलाश जाएगा एंड वहां पर एक रिलीजियस पिलग्रिमेज होती है जिसे ये लोग कोरा कहते हैं, वो कंप्लीट करे। लेकिन उसके लिए ये टास्क बहुत डिफिकल्ट था। उस पूरे ट्रिप के दौरान उसने बहुत सारी रुकावटें फेस करी पर उसने गिव अप नहीं करा। ही रिमेन डिटर्मिन्ड, उसने अपना हौसला बनाए रखा एंड इवेंचुअली रियलाइजेस कि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर होगा। तो अपना वो एक्सपीरियंस वो हम सबके साथ शेयर कर रहा है इस स्टोरी के थ्रू। कैरेक्टर्स में है हमारे पास हमारे ऑथर निक मिडल्टन जिनका ये खुद का एक्सपीरियंस है। दूसरे एक ड्राइवर जो उन्होंने अपने लिए हायर किए थे ताकि वो उन्हें ऊंचे पहाड़ों में बने उस गांव तक ले जाए जहां से कोरा शुरू होता है, और उस ड्राइवर का नाम है सेतन। ऑल्दो यहाँ पे टी से शुरू है स्पेलिंग, बट लद्दाख में ज्यादातर जितने भी लोगों के नाम होते हैं उनका ये जो पहला अक्षर है टी साइलेंट होता है, इसीलिए हम इसको प्रोनाउंस करेंगे एज सेतन। एंड थर्ड नोरबू। अब नोरबू की कहानी इंटरेस्टिंग है, वो मैं स्टोरी के दौरान ही आपको बताऊं। देखते हैं कैसे शुरुआत हुई उनकी इस जर्नी। Flawless half moon floated in a perfect blue sky. Flawless half moon मतलब एकदम खूबसूरत हाफ मून हमें दिख रहा उस परफेक्ट ब्लू स्काई वाली सुबह जिस दिन मैंने गुड बाय बोला। गुड बाय किसको? अभी तो जर्नी शुरू हुई है, राइट? काफी दिन से हमारे ऑथर साहब एक लेडी के यहाँ रह रहे थे पहाड़ों में, ताकि अपने आप को अकस्टम करा सके पहाड़ी वेदर के, बदलते मौसम के एंड हाइट के, ऑल्टीट्यूड्स के, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती है। तो कई दिन से वो यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब उस दिन उन्हें गुड बाय बोलकर अपनी जर्नी शुरू करनी थी। Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. तो एक बहुत खूबसूरत तरीका है उस खूबसूरत सीनरी को हमारे माइंड में पेंट कराने। तो उन्होंने क्या कहा, इतने सारे बादल और इतने घने बादल, मानो कि जैसे फ्रेंच ब्रेड्स होती है ना लंबी लंबी, उसी तरह के लंबे लंबे ट्रेल्स ऑफ क्लाउड्स मुझे आसमान में दिख रहे थे, और उनके बीच से सूरज की रोशनी इतनी प्यारी लग रही थी। और जब वो रोशनी जाकर वो स्नो कैप्ड पहाड़ी की चोटी पे जाके लगती, ओहो, वो नजारा ही कुछ अलग सा था। नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, यानी वो कहाँ रह रहे थे इतने दिन से? वो रह रहे थे रावू नाम की एक जगह में। किस लेडी के यहाँ? यामो। यामो नाम था उस लेडी के यहाँ जिसके यहाँ वो रह रहे थे। अब क्योंकि वो वहां से निकल रहे थे तो यामो ने सोचा जाते जाते उन्हें एक तोहफा दे। तो एक शाम मैंने यानी ऑथर ने यामो को बताया था कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे कोरा कंप्लीट करना है, और यामो को वो बात याद थी। तो अब क्योंकि वो अपनी कोरे की जर्नी के लिए निकलने वाला था तो यामो उनके लिए लेके आई एक बहुत लॉन्ग शीप स्किन का बना कोट जो ज्यादातर वहां के लोग पहना करते थे। ये जस्ट फॉर रेफरेंस एक इमेज है कि किस तरह के वार्म कपड़े इतनी ऊंचाई पे लोगों को पहनने पड़ते हैं ठंडे वेदर के चलते। ठीक है, तो वो लेके आई थी क्योंकि उनका मानना था कि ऑथर के पास कुछ और वार्म क्लोथ्स होने चाहिए। तो वो अपने टेंट में गई एंड वहां से निकाल के लाई वो कोट जो वो ऑथर के लिए लेके आई थी। सेतन ने उसे सेट किया ऑथर के ऊपर एंड वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, और हम बैठ गए उसकी गाड़ी के अंदर।
yes, he declared. Drogba, sir. So, जब मैंने वो कोट पहन लिया मैं बिल्कुल उन जैसा लग रहा था, पहाड़ी लोगों जैसा. एंड द्रोग्बा वहां के शीप हर्डर्स को कहा जाता है, जो भेड़ों के ग्रुप्स को इधर उधर लेके जाते हैं, उन लोगों को द्रोग्बा कहा जाता है. और जब मैं वो कोट पहन के रेडी हो गया तो वो मुझे भी देख के कह रहा कि आप तो बिल्कुल एक द्रोग्बा जैसे लग रहे हो सर. तो वहां से हमने एक शॉर्टकट लिया टू गेट ऑफ द चैंगटांग. दिस इज द प्लेस. सेतन को एक रास्ता पता था जो वहां से हमें साउथ वेस्ट ले जाता, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश. वहां पे काफी सारे हाई माउंटेन पासेस होने वाले थे, बट सेतन ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वहां बर्फ ना हुई. तो मैंने उससे पूछा व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, क्या गारंटी है कि वहां बर्फ नहीं होगी. तो सेतन कहता है वो तो वहां जाके ही पता चलेगा. तो हम वो रिस्क लेते हैं और निकल जाते हैं. अब अगला ये जो पैराग्राफ आएगा यहाँ पर ऑथर बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब करेगा अपने आसपास जो चीजें उसे दिख रही थी. वो कहता है फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावल. जेंटली रोलिंग हिल्स का मतलब पहाड़ियां कुछ इस तरह की, बड़ी खूबसूरत, एक के बाद एक के बाद एक पहाड़. ठीक है, हम वहां से एक शॉर्टकट लेते हैं which took us across the vast open plains. अब जो पूरा नजारा था वो प्लेन्स का था. वहां पे कुछ नहीं था except a few gazelles पहाड़ी जानवर है, that would look up from nibbling the arid pastures. nibbling the arid pastures मतलब वहां पे वो घास खा रहे थे. and frown before bounding away into the void. और इधर उधर देख के अजीब सी शक्लें बना के बस गायब से हो जाते, क्योंकि पहाड़ी के उस पार वो चले जाते हैं और हमें अचानक वो दिखना बंद हो जाते. फर्दर ऑन जहाँ पे प्लेन्स और ज्यादा स्टोनी और थोड़े ज्यादा ग्रासी हुए, हमने देखा दूर से एक वाइल्ड एसेस का झुंड जो उधर उधर घूम रहा था. सेतन ने मुझे बता दिया था कि बहुत जल्द हम ऐसे ही तरह तरह के जानवरों को देखेंगे इस रास्ते पे. तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके बताया कि इनको क्यांग कहते हैं पहाड़ी भाषा. सो जब वो क्यांग्स का झुंड चलता है तो बहुत तेज चलता है, जिसकी वजह से धूल धूल हो जाती है. एंड दूर से ही जैसे ही सेतन को वो धूल उड़ती हुई हवा में दिखी, उसने मुझे पॉइंट आउट करके बता दिया था कि आप देखना एक वाइल्ड एसेस का झुंड आपको दिखेगा. And when we drew near, I could see the herd galloping in mass, wheeling and turning in tight फॉर्मेशन. गैलोपिंग इन मास मतलब पहले तो फटाफट फटाफट पानी पिया, फिर ऐसे व्हील करके ऐसे 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 तेजी से इधर उधर जा रहे थे, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स ऑन सम प्री डिटर्मिन्ड कोर्स. और वो इस तरह से कोऑर्डिनेशन में मूव कर रहे थे जैसे उन्हें पता है एग्जैक्टली किस रास्ते पे कैसे और कहाँ जाना है. एंड प्लूम्स ऑफ डस्ट बेलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर. और उनके पीछे हवा में सिर्फ धूल ही धूल हमें दिखती जैसे जैसे वो आगे जाते. अब जैसे जैसे हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस, अब उन प्लेन्स को पार करके फिर से हमें हिल्स दिखने लगे. एंड वी पास्ट सॉलिटरी द्रोग्बास. सॉलिटरी द्रोग्बास मतलब अकेले, कुछ शेपर्ड्स अकेले अकेले अपने बस झुंड के साथ उधर उधर थे. कभी मेन दिखते तो कभी विमेन. वो वेल रैप्ड फिगर्स, क्योंकि उन सब ने वैसा ही कोट पहना था जैसे मैंने पहन रखा था. तो ये जो वेल रैप्ड फिगर्स हैं वो रुकते हमारी गाड़ी की तरफ देखते, क्योंकि उस एरिया में गाड़ी आना कॉमन नहीं था. ठीक है, उनमें से कुछ इतने अच्छे कि वो हमें देख के प्यार से वेव भी करते. एंड व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू द एनिमल्स, तो वो जो शीप है वो भड़क सी जाती कि ये क्या हो रहा है. वो बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती, क्योंकि वो लोग भी यूज्ड टू नहीं थी एक व्हीकल के वहां से गुजरने की. थोड़ा सा आगे गए हमने देखा नोमैड्स के डार्क टेंट्स. नोमैड्स आर बंजारे जो इधर उधर बस फिरते हैं. तो उनके टेंट्स लगे हुए थे इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, आसपास कुछ नहीं, बस उनके टेंट्स. और यूजुअली उनके टेंट्स के बाहर होता था इस तरह का एक वाइल्ड बड़ा तिब्बतन मैस्टिफ डॉग. अब इनको देख के तो भाई डर ही लगेगा. ये beast would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. इनके कान इतने तेज है कि इन्हें दूर से ही पता चल जाता कि कोई आ रहा है, और ये एकदम अलर्ट हो जाते. और जैसे ही हमें देखने लगते इनकी नजर सिर्फ हम पर. जैसे जैसे हम इनके पास गए वो अपनी एनर्जी
इकट्ठी करने लगे, और जैसे हम इनके बिल्कुल करीब से गुजरे, एकदम से हमारे पे झपट्टा मार रहे हैं, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन। लगभग उससे भी तेज, इतनी तेज ये हमारे पीछे अटैक करने आए, क्योंकि इन्हें लगा कि हम इनके मालिकों को नुकसान पहुंचा रहे। ये शैगी मॉन्स्टर्स, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, मतलब काली अंधेरी रात से भी काले, इतने डरावने। यूजुअली इनको ब्राइट रेड कॉलर्स पहनाते थे ताकि ये पहचान में आए कहाँ है। एंड ये इतना तेज घुर्राते थे अपने बड़े बड़े दांत दिखा के कि कोई भी डर जाए। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल। जहां तक अभी पीछे शीप्स हमसे डर के भाग रही थी, अब हमारी इनसे डरने की बारी थी, क्योंकि इन डॉग्स के आगे तो हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया। They were shooting straight into our path, causing Satan to brake and swerve. वो बार बार हमारे रास्ते में आ रहे, तो बार बार सेतन को ब्रेक मारना पड़ रहा, और इनके अराउंड गाड़ी को बस जैसे तैसे ले जाना पड़ता। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off. और वो हमारे पीछे तब तक आता जब तक उसे ये ना लगता कि अब ये गया, अब ये लौट के वापस नहीं आएगा। Having seen us off the property, वो अपने मालिक के पास वापस आ जाता। एंड उस दिन मुझे समझ आया कि क्यों फेरोशियस तिब्बतन मैस्टिफ्स चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में हंटिंग डॉग्स के नाम से जाने जाते थे। एक दौर था चाइना में, जो राजा महाराजा थे इन तिब्बतन मैस्टिफ्स को हंटिंग ग्राउंड्स के लिए रेडी रखते थे। एंड उन्हीं दिनों ये तिब्बतन मैस्टिफ सिल्क रूट के जरिए तिब्बत में आए थे। एंड तो इसी तरह सिल्क रोड बिकेम वेरी सिंबॉलिक। सिल्क रोड के जरिए चाइना के थ्रू काफ़ी सामान के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंजेस, एनिमल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कमोडिटीज, काफ़ी सालों तक एक्सचेंज हुआ। एंड यही सिग्निफिकेंस है उस सिल्क रोड की। तो ये तिब्बतन मैस्टिफ्स भी उसी सिल्क रूट के जरिए तिब्बत में पहुंचे थे। खैर, by now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. खैर, जैसे तैसे तरह तरह के जानवर देख के अब हम एक ऐसे एरिया में आ पहुंचे जहां पर तरह तरह के, जहां से हमें स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखने लगे। हम एक वैली में आए जहां एक रिवर थी, काफी चौड़ी बट ज्यादातर जमी हुई, ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन। अब क्योंकि सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी तो वो चमक रही थी। The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed. ट्रेल्स जो है इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने लगी, एंड हम लोग बस अपनी सीट पकड़े बैठे रहे, क्योंकि मैं यूज टू नहीं था इन तरह के रास्ते का, सेतन एक्सपीरियंस था। The turns became sharper and the ride bumpier. टर्न्स और ज्यादा शार्प होते गए, राइड में और ज्यादा झटके लगने, और सेतन मस्त थर्ड गियर में गाड़ी भगा। द ट्रैक मूव अवे फ्रॉम द आईसी रिवर। आईसी रिवर से अब हम दूर जाते रहे, लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स। अब ऊंची चढ़ाई आने लगी जहां पे बड़े बड़े रॉक्स थे, मुझे बड़ा डर लग रहा था। उन रॉक्स के नीचे स्नो जमी हुई हमें दिख रही थी, और अब मेरे लिए दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हम और ज्यादा ऊंचाई पे जा रहे हैं मेरे कानों में प्रेशर बनने लगा। आप में से कई जो पहाड़ों पे ट्रैवल करते होंगे या प्लेन में ट्रैवल करते होंगे, उन्होंने फील किया होगा जब ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग आ जाते हैं हमारे कानों में एक एयर प्रेशर अजीब सा बनने लगता है। और उस टाइम पे क्या करना होता है, गहरी सांस लेके नाक पकड़ के वी हैव टू ट्राई टू ब्रीद आउट ताकि वो प्रेशर रिलीज हो। और मैंने वही किया, हमने स्ट्रगल किया राउंड अनदर टाइड बेंड, एंड सेतन उस पॉइंट पे जाके रुक गया। उसने जब मुझे देखा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा, उसने दरवाज़ा खोला और सीट से उतरा। एंड आई रियलाइज्ड सेतन ने जो चीज कही थी कि वहां जाके पता चलेगी, उसे रियलाइज हो गया था कि वो यहाँ है, यानी बर्फ। उस रास्ते पे बर्फ थी। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया कि ताकि मैं जर्नी में बोर ना हो, क्योंकि सेतन तो गाड़ी चलाएगा, मैंने अपने साथ एक कंपेनियन ले लिया था, डैनियल, जिसे बीच रास्ते कहीं और जाना था, पर मैंने उसे ऑफर किया कि वो मेरे साथ चले, मैं उसे वहां तक छोड़ दूंगा, उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते हो लूंगा। तो डैनियल भी गाड़ी से उतर, एंड अब हम सब उस स्नो को देख रहे। लकीली बहुत ज्यादा स्नो नहीं थी, बट गाड़ी के फिसलने का डर तो था। A sweet of the white stuff
lay across the track in front of us. श्वेत मतलब ऐसा नहीं बहुत बहुत मोटी चादर थी बर्फ की, नहीं, पुरानी पड़ी हुई बर्फ थी वहां, बहुत थोड़ी थोड़ी, बट जगह जगह थोड़ी थोड़ी, ठीक है. स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, और उसके बाद फिर से मिट्टी दिखने लगती. तो ये जो स्नो थी ईदर साइड पे थी, स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, यानी जैसे जैसे चढ़ाई आती वैसे वैसे स्नो के पैचेस जगह जगह थे. और ऐसा भी नहीं कि राइट साइड, जैसे कि अगर हमारा रास्ता है तो ऐसा नहीं सिर्फ इस तरफ थे, इट वॉज एवरीवेयर स्नो के पैचेस. और दिक्कत क्या थी, चढ़ाई पे थे. चढ़ाई पे पहिए के फिसलने का डर रहता है अगर बर्फ इस तरह वहां पड़ी. एंड जो चढ़ाई थी इट वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, और अगर हम सब गाड़ी में बैठे हों तो चढ़ाई करना और मुश्किल हो गया था इसके. एंड ऐसा भी नहीं था कि किसी और रास्ते से हम चले जाए. I joined Daniel as Setan stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward. इसका मतलब क्या है कि सीतन तो गया बर्फ को चेक करने कि क्या वो ज्यादा जमी हुई है, क्या गाड़ी के फिसलने का डर है, क्या किसी तरह पैर मार मार के उसको फ्लैट किया जा सकता है या उस पर मिट्टी डाली जा सकती. तो जब डैनियल ने सीतन को ये करता हुआ देखा तो वो उसकी मदद करने लगा, और मैं भी. हम सब ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा बर्फ इतनी कवर हो जाए मिट्टी से कि टायर फिसले. एंड उस पॉइंट पे मैंने अपनी घड़ी में देखा, हम थे 5210 मीटर अबव सी लेवल, एंड तभी मेरे एयर प्रेशर ज्यादा फील हो रहा था. खैर इस चीज की तसल्ली थी कि स्नो ज्यादा डीप नहीं थी, बट डेंजर उसकी डेप्थ में नहीं था. डेंजर होता है बर्फ की हमेशा टॉप लेयर पे जो सनशाइन के पड़ने से पिघलती है, एंड उसके पिघलने की वजह से टायर के फिसलने का डर. अगर हम फिसले गाड़ी पलट सकती, डैनियल ने बताया. तो हमने देखा सेतन अब आसपास की जगहों से मिट्टी ला ला के वहां डालने लगा उन पैचेस पे. तो हम लोग भी गए, हमने भी वही किया. खैर उस वक्त डैनियल और मैंने डिसाइड किया कि सेतन को इस चढ़ाई पे गाड़ी अकेले चढ़ाने दो. एक तो गाड़ी का वेट कम होगा और सेतन के लिए भी आसानी होगा मूव करना गाड़ी को, क्योंकि मैं जब गाड़ी में होता हूँ सेतन बहुत केयरफुली चलाता है क्योंकि उसे दिखता है मैं कितना परेशान. सो सेतन ने ना बैकअप किया एंड उस डर्टी स्नो पे गाड़ी को आराम से चढ़ा लिया, क्योंकि गाड़ी की वेट भी कम हो गया था एंड हमने स्नो को अच्छे से मिट्टी से कवर भी कर दिया था. और पीछे पीछे मैं और डैनियल वॉक करते करते चढ़ाई चढ़ गए. 10 मिनट बाद हम फिर रुक गए. इस बार सेतन बोला, ये सही नहीं लग रहा सर, क्योंकि सेतन ने जब बाहर जाके देखा वो परेशान हो गया. इस बार उसने डिसाइड किया कि जैसे तैसे स्नो से बच बच के गाड़ी चलाओ. स्लोप स्टीप था, अभी भी चढ़ाई ऐसी थी, खड़ी चढ़ाई थी, बहुत सारे पत्थर भी थे, बट समहाउ सेतन ने उन पत्थरों के ऊपर से गाड़ी चलाना मंजूर समझा. एंड इस तरह वो अपने उस 4 व्हीकल को ले गया फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट. हाँ, इस चक्कर में उसकी गाड़ी का डैमेज जरूर हुआ, बट एटलीस्ट गाड़ी फिसली नहीं. तो मैंने अपनी वॉच फिर से चेक करी. as we continued to climb in the bright sunshine, मैं और डैनियल तो पैदल पैदल ही आ रहे थे, हम रिस्क नहीं ले रहे थे. खैर अब हम 5210 से 5400 मीटर की ऊंचाई पे आ गए थे, और अब मेरा सर बजना शुरू हो गया था. मैंने कैसे तैसे पानी पिया एंड होपफुली मैंने ये चाहा कि पानी पी के मुझे थोड़ा बेटर फील. फाइनली हम 5515 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचे. वहां पे cairn of rocks रखे थे festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. कुछ इस तरह काइंड ऑफ रॉक्स होते हैं, पत्थरों से इस तरह की चोटियां और पहाड़ियां बनाई जाती है ऐसे पहाड़ों पे, ठीक है. इनके अराउंड व्हाइट कपड़ा होता है, इस तरह के प्रेयर फ्लैग्स होते हैं. आप में से जो पहाड़ों पे गए उन्होंने नोटिस किया होगा, ठीक है. एंड एक ट्रेडिशन होता है कि जो भी वहां आता है उन रॉक्स के अराउंड चक्कर जरूर लगाता है. तो हमने वही किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनके अराउंड एक चक्कर लगाया, प्रे किया अपनी सलामती के लिए और कि हम कोरा पूरा कर पाए उस चीज के. सेतन ने इस दौरान अपनी गाड़ी के टायर चेक की. वो रुका एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शियली उसने अनस्क्रू करा टॉप को, जिसकी वजह से एक लाउड हिसिंग साउंड आई, क्योंकि पेट्रोल भी इतनी ऊंचाई पे आके थोड़ा थोड़ा वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से अब जैसे उसने ढक्कन खोला वो वैक्यूम
खुला एंड वो पेट्रोल बाहर निकला। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने फ्यूल को एक्सपैंड करा दिया था। मुझे तो बड़ा डेंजरस लग रहा था एंड सेतन ने मुझे वार्न कर दिया कि शायद आपको ये सिर्फ डेंजरस साउंड कर रहा हो, बट याद रखना यहाँ स्मोकिंग नहीं क्योंकि कुछ नहीं पता कब हो जाए बूम। My headache soon cleared जैसे जैसे हम अदर साइड ऑफ द पास पहुंचे। लगभग 2 बज रहे थे जब हम लंच के लिए रुके। हमने हॉट नूडल्स खाए एक बड़े से टेंट के अंदर। वो टेंट शायद वर्कर्स के लिए लगाया गया था। वहां सॉल्ट लेक के पास कुछ लोग काम कर रहे थे। द प्लेट्यू इज pockmarked with salt flats and brackish lakes। अब वो जो एरिया था जहां उस वक्त हम थे, वहां पे हैबिटेट के नाम पे कुछ नहीं था। बहुत बुरा हाल था, डस्ट थी, धूल थी, जगह जगह टूटे पत्थर थे। एंड मैं सोच रहा था कि वहां लोग कैसे रहते। Vestiges of the Tides Ocean which bordered Tibet before the Great Continental Collision that lifted it skyward, वो सब देख पाए। सो बेसिकली वो उस एरिया में थे तिब्बत के जहां से हिमालयाज इरेक्ट हुए थे। तो अगर किसी को ज्योग्राफी पता हो, इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया ड्रिफ्ट होके आया था। इंडिया का यह हिस्सा एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जिस पॉइंट पे जाके मिला, वहां इस तरह से हिमालयाज इरेक्ट हुए थे। ठीक है, खैर हम उतनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। खैर वो उस एरिया में थे जहां पे वो पथरीले रिमेन्स अभी भी देखे जा सकते। दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी। वहां पे बहुत सारे लोग थे, मेन पिकैक्सेस और शावल्स के साथ, जो बैक एंड फोर्थ अपने फोर्ट्स में उन सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स में काम कर रहे थे। और उस वक्त all wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt। तो वहां पे वो सॉल्ट जैसा कुछ इकट्ठा कर रहे थे एंड सब बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। लेट आफ्टरनून तक हम पहुंचे एक छोटे से टाउन जिसका नाम था ओर। बैक ऑन द मेन ईस्ट हाईवे, जहां से ओल्ड ट्रेड रूट जाता था लासा से कश्मीर, तिब्बत को इंडिया से जोड़ने वाला वो रूट था। डैनियल जो वापस लासा जाने वाला था, उसको एक ट्रक राइड मिल गई, तो सेतन और मैंने उसको गुड बाय बोला। जहां से हम टायर रिपेयर करा रहे थे वहां से हमारे 2 पंक्चर हुए थे इन क्विक सक्सेशन गाड़ी में, जहां सॉल्ट लेक से जैसे तैसे सेतन ऊंचाई पे लेके आया था गाड़ी। एंड सेतन वॉज वेरी ईगर कि जल्दी से कोई मैकेनिक शॉप मिले इन टायर्स को ठीक कराऊं, क्योंकि उसके पास और कोई स्पेयर टायर था भी नहीं। बिसाइड जो दूसरा टायर उसने चेंज करा था, ऐसी सड़क पे चल चल के बिल्कुल फ्लैट हो गया था, मेरे गंजे सर जैसे। मेरे नहीं, ऑथर के। ठीक है, तो यहाँ तक का जो इंटरेस्टिंग पार्ट था हमारा, उसने डिस्क्राइब किया ऑथर की इनिशियल जर्नी, इनिशियल एक्सपीरियंसेस इन द माउंटेन्स, एंड कैसे तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स, तरह तरह की सीनिक ब्यूटीज देखकर ऑथर वाज वेरी एक्साइटेड, परप्लेक्स्ड, मतलब थोड़ा कंफ्यूज भी था, थोड़ा एंग्शियस भी था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा हेल्थ वाइज स्ट्रगल भी कर रहा था। बट ऑल इन ऑल वो काफी ज्यादा डिटर्मिन्ड था कि वो अपनी इस जर्नी को पूरा करे। खैर, अभी तो सिर्फ पार्ट 1 पढ़ा है हमने। आगे देखते हैं उसकी जर्नी में और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, और वो उन्हें कैसे फेस करके आगे बढ़ता है और अपने कोरे के लिए निकलता है। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग, आगे आगे, बाय क्या।